समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और जिम्मेदारियों पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे। निधि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और श्रोताओं, अब हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं स्टूडियो में। आप 011 यानी दिल्ली का कोड और हमारा जो फोन नंबर है 23314444, दूसरा नंबर 23717106 और तीसरा नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। निधि जी, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे ये जानने के साथ करूंगा, साथ ही अपने श्रोताओं को भी ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप उन्हें बताएं कि उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ ये है कि कंज्यूमर जो है वो जब भी कोई किसी भी सामान की खरीदगी करे तो वो पहले उसको अच्छे से देख दाख ले, उसकी जांच पड़ताल कर ले और जब वो खरीदे तो वो बिना इनवॉइस के कोई भी सामान नहीं खरीदे। उसे ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई पैकेज कमोडिटी है तो उस पे जो लेबल्स हैं, जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस हैं, वो हैं कि नहीं, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो वेट है, उसका MRP वो स्पष्ट रूप से लिखा है कि नहीं, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है कि नहीं। इस तरह की जो जानकारियां हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी देना है जी, वो निश्चित रूप से वो उसे देख ले। और इस बीच हरिद्वार से हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं, रवि जवालिया जी हैं। रवि जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आदरणीय विशेषज्ञ को भी मेरा प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आम नागरिक है वो उपभोक्ता से मतलब क्या समझे और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ताकि वो अपना जब भी कोई वस्तु कहीं से भी खरीदे या कोई भी है तो उसके क्या कर्तव्य होंगे जी। धन्यवाद जी आपका। जी, तो मैं वही बता रही थी कि जब भी कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदे, अगर वो डिब्बा बंद है तो उसमें उसे देखना चाहिए कि कुछ मैंडेटरी जानकारियां दी जानी चाहिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का क्या नाम है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उसमें वेट क्या है, अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, MRP क्या है और कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल का कॉन्टैक्ट क्या है। तो ये सारी जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी सामान खरीदें तो बिना रसीद के नहीं खरीदें और रसीद पे भी जो जानकारियाँ होनी चाहिए, कोई कच्ची रसीद नहीं लें, तो वो सारी चीज़ें रहें। इससे क्या होता है कि जब कभी भी आपके साथ किसी प्रकार का, मान लीजिए आपकी संतुष्टि नहीं है जी, या वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, आप उसे वापस करना चाहते हैं या रिफंड पाना चाहते हैं, तो रसीद ही वो चीज़ है जिससे कि आप कंज्यूमर के रूप में अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। निधि जी, अभी जैसे रवि जी ने प्रश्न पूछा, मैं उसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो उपभोक्ता अपने जो उत्पाद वो लेते हैं, खरीदते हैं या फिर कोई सेवा प्राप्त करते हैं या फिर यूं कहें कि उन्हें जो उन उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में जानकारी किस तरह से हासिल कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि अगर जो डिब्बा बंद कोई प्रोडक्ट है तो वो तो उन्हें उस पर लिखना पड़ेगा और उसे ध्यान से उसे देखना पड़ेगा। अब कोई सर्विसेज हैं तो जैसे आप किसी होटल में आप कोई सर्विस ले रहे हैं या आपने कोई कमरा बुक कराया और आपको लगता है कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसे अच्छे से पढ़ लें और उसे समझ लें और कोई भी सर्विस लेने से पहले आप इन चीज़ों को समझ करके ही लें। और अगेन यहाँ पे भी इनवॉइस आपको लेना चाहिए जी। दरभंगा से हमारे अगले श्रोता है मोहन पासवान, जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मोहन जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। प्रणाम सर। जी प्रणाम, प्रश्न पूछिए।
सर कोई भी व्यक्ति किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है तो उसको वो ठगी का शिकार जब हो जाए तो उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, और जो वो ओरिजिनल वस्तु खरीद पा रहा है या नहीं, इसके लिए क्या मापदंड है सर? जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। बिल्कुल। तो अगर कोई ठगी हो जाए, जैसे आपको जो आपने सामान खरीदा वो सही माप का नहीं था या सही क्वालिटी का नहीं था, तो एक तो आप जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता जो हेल्पलाइन है 1915, इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ये कि आप इन शिकायत में आप ये कह सकते हैं कि आपको रिप्लेस चाहिए इसका, यानी रिप्लेसमेंट चाहिए या कि रिफ़ंड चाहिए। और दूसरा आपने पूछा कि जो सामान ले रहे हैं वो सही सामान ले रहे हैं, इसका किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है। तो सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जैसे आप मान लीजिए प्रत्येक दिन अगर हम पैकेट बंद 1 लीटर का दूध लेते हैं तो वास्तव में वो 1 लीटर का है या नहीं है, ये सरकार के सिस्टम के द्वारा ये तय किया जाता है। और इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो वेट्स हैं, जो मेजर हैं, चाहे वो लीटर हो चाहे बटखरे हो, इन चीज़ों का समय समय पर इनकी जांच होती रहती है, और अगर उसमें कोई कमी बेसी आती है तो वो उसका निराकरण भी किया जाता है। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी 1 लीटर का कोई भी दूध, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जी, तो वो वास्तव में उसी माप का कंज्यूमर को करोड़ों घरों में वो जाता है। और एक तरह से ये कंज्यूमर राइट्स जो हैं, ये जो अधिनियम है, ये इसको आश्वस्त करता है कि कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो वास्तव में उसी माप का है जो कि उस डिब्बा बंद या पैकेट बंद चीज पे लिखा हुआ है। जी निधि जी, आजकल क्विक कॉमर्स का चलन है, तो इसके बारे में बहुत से श्रोता शायद नहीं जानते होंगे, आप उसके बारे में जानकारी देंगे? क्विक कॉमर्स का अर्थ ये है कि जब आप जैसे कई जगह पे आप ऑनलाइन कोई सामान लेते हैं और वो आपको 10 मिनट में डिलीवरी का वायदा करते हैं, तो इसे ही क्विक कॉमर्स कहा जाता है। क्विक कॉमर्स में भी अगेन इस तरह की कुछ शिकायतें आई कि वहाँ पे कंज्यूमर को चूंकि वो बहुत जल्दी दे रहा है तो कई बार उसे इनवॉइस नहीं मिलता है, तो अगेन कंज्यूमर को सजग रहना चाहिए कि वो बिना इनवॉइस के सामान नहीं खरीदें। और इस बीच हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं, रोहित फगवाड़ा पंजाब से हैं। रोहित जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी वाइफ ने अपनी 5-6 साल की हमारी बेटी है, उसके लिए किसी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करवाया था जी। तो वो बहुत ही रेप्यूटेड है वैसे तो जो क्लासेस हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं रिफंड के लिए जी। तो एज पर देयर प्रॉमिस हमने उनका थोड़े दिन अटेंड की क्लास, लेकिन हमें वो मतलब बैच साइज के लिए कोई इशू था या और कंटेंट के लिए भी, तो हमें उनका पसंद नहीं आया, तो हमने उनके वो रिफंड के लिए मेल डाल दी। और अभी भी उनके वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है कि अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में मेल करते हो तो हम फुली रिफंड करेंगे आपका जी। लेकिन अभी 4 से 5 महीने हो गए हैं, वो कोई रिप्लाई तक नहीं दे रहे सर उसका मेल का जी। निधि जी, तो ऐसी शिकायत जो है वो आप 1915 पे दर्ज कराएं, और जो भी आपके पास जो मेल्स वगैरह आपने डाली हैं वो सारी सबूत के साथ आप दें। जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो आपकी मदद करेगा इस शिकायत को एस्केलेट करने में, और हम सुनिश्चित करेंगे। अभी हाल में ही हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट से करीब 400 से अधिक छात्रों को 1,15,00,000 रुपए का हमने रिफंड कराया। तो ये एक तरह से प्री लिटिगेशन स्टेज पर हम लोगों की मदद करते हैं, और उपभोक्ताओं को वर्चुअली कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है, और न ही उन्हें किसी एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी शिकायत 1915 पर दर्ज कराएं। 1915 पर अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो जरूर इन्हें लाभ मिलेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया, तो कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि भ्रामक विज्ञापन बहुत ज्यादा होते हैं और शायद उसमें झूठ भी कई बार पाया गया है, तो इसके बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगी कि ये चूँकि
हमारे देश में बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बच्चे जो हैं वो कोचिंग का सहारा लेते हैं और उसमें बहुत तरह के भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि बिना उनके कोचिंग को लिए तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पार ही नहीं किया जा सकता जी। और कई बार जब हम लोगों ने नोटिस किया, करीब ऐसे 45 जो प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जब हम लोगों ने उसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि वास्तव में ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मतलब प्रीलिम्स मेंस जब हो जाता है उसके बाद ये बच्चों को 1-8 घंटे के लिए या ऐसे ही इनफ्रीक्वेंट मतलब उनको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देते हैं जी। और फिर चूंकि इस समय जबकि बच्चे ने प्रीलिम्स भी पास कर लिया, मेंस भी पास कर लिया, तो फिर चांसेस उसके बढ़ जाते हैं जी। प्रतियोगिता में सफल होने के। तो फिर बड़ा आसान है कि बिना जानकारी दिए कि भाई इस बच्चे ने हमारे यहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वो इस प्रकार से अपने बड़े बड़े कोर्सेज का विज्ञापन देते हैं इन बच्चों की उसके बारे में निकालते हैं कि इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से किया। तो ऐसे में हम लोगों ने पेनल्टी भी लगाया है, करीब 66 लाख रुपीस का हम लोगों ने पेनल्टी कई एक प्रतिष्ठानों को दिया है, डायरेक्शन भी दिया कि भ्रामक विज्ञापन में वो दोबारा नहीं करेंगे। जी। बेंगलुरु से श्रीकांत जी हमारे साथ है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्रीकांत जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये कह रहा हूँ भाई साहब कि अभी कुछ दिन पहले टीवी पे एक प्रोग्राम आया था जिसमें एम्स के डॉक्टर बैठे थे और उनका ये कहना था कि भारत में 24% दवाइयाँ नकली मिलती हैं और जब उनके कंपनियों के ऊपर रेड करी गई तो उन सब ने एक ही जवाब दिया, इस बैच की दवा हमारी नहीं है। उनमें खास दवाइयाँ थी, शेल्पेल 500, पैंडी और भी कई तरह की दवाइयाँ जो कि नॉर्मल लोग लेते हैं। तो ये बताइए कि जब वो प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पाया और हम अगर बिल भी ले लें और आपके पास कंज्यूमर कोर्ट में जाएं तो फिर बोल देंगे कि इस बैच की दवा तो हमारी नहीं है। तो इसका क्या रास्ता है, क्या उपाय है? समझिए बहन जी कि नकली दवा लेते लेते ये हालत हो जाता है कि लास्ट में जान से हाथ धोना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का निधि जी जरूर एक अच्छा उत्तर देंगी। देखिए, इसमें जो सेक्टर रेगुलेटर है, इसमें जो ड्रग्स के जो कंट्रोलर्स हैं जी। स्टेट में भी सभी ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं जो कि नकली दवा पर अपनी जांच करते हैं और ऐसी नकली दवा विक्रेताओं को भी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी कार्रवाई करते हैं। तो इसमें ग्राहकों को सजग इस तरह से होना चाहिए कि वो इसकी पड़ताल कर लें और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये नकली दवा है या नकली दवा हो सकती है या उसका उस तरह से मतलब असर नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने राज्य के जो कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हैं उनको शिकायत करनी चाहिए। निधि जी, इसमें एक चीज ये जोड़ी जा सकती है कि अगर जो दवाएं प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत भी अगर वो दवाएं मिल रही हैं तो वहां से वो उन दवाओं को प्राप्त करें। जरूर जरूर, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है, जैसा कि आपने उन्होंने प्रश्न पूछा नकली दवाओं को लेकर के, और कई बार ऐसा होता है नकली खाद्य पदार्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिकते हैं और जब उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि सेल्स के डिस्काउंट दे दिए जाते हैं ताकि लोग उसे खरीद लें, या फिर कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जिनमें सेल्स के डिस्काउंट बड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। उपभोक्ताओं के लिए क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इस मैटर को FSSAI के साथ उठाया था और आपको जानकर के खुशी होगी कि FSSAI ने अभी एक डायरेक्शन दिया है कि 45 दिन से जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज है तो उन्हें उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को भी सजग रहना चाहिए कि कोई ऐसी खाद्य पदार्थ मान लीजिए ऐसा जो कि आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं और अगर उसकी एक्सपायरी डेट 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। राजस्थान से बाबू खान जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। बाबू जी, प्रश्न का पूछिए आप। सर जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कई बार हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं जी और डिब्बे के अंदर आते हैं, बिल्कुल, तो पैसे वापस रिटर्न नहीं करते हैं, तो उसका क्या समाधान है?
और कई हमें सामान लाते हैं तो बिल, कच्चा बिल दे देते हैं, पक्का नहीं देते। जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर आप संपर्क करें और उसको अपनी शिकायत को वहाँ पे दर्ज कराएं। दूसरा ये कि कोई भी कच्चा बिल स्वीकार नहीं करें। अगर कोई कच्चा बिल दे रहा है तो उसका सामान भी आप नहीं स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आपके पास रसीद नहीं होगी तब तक आप अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी लोगों को, सभी उपभोक्ताओं से मेरी अपील होगी कि वो जो पक्का बिल है उसके साथ ही सामान खरीदें। निधि जी, एक राष्ट्र एक मानक के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। एक्चुअली राष्ट्र में कई ऐसी संगठन हैं जो कि या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली अपने अपने एरिया में स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जी। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो देश के स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन की बॉडी मनोनीत है। इसमें एक राष्ट्र और एक मानक का जो मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों को मानक को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में एक देश के अंदर एक ही मानक चलना चाहिए। भले अलग अलग जो संगठन हैं वो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने जो एक्सपर्ट क्षेत्र हैं उसके भले वो मानक बनाएं। यानी मानकों को लेकर के जो ग्राहक है उन्हें भी काफ़ी सजग रहना चाहिए, उन्हें भी मानकों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए अगर उपलब्ध है तो। ज़रूर ज़रूर। और इस बीच इंदौर से हसीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, प्रश्न पूछिए आपका। हसीना भी मंसूरी बोल रही, सर कॉल करना चाहिए। जी स्वागत है, प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम एक बार कुकर लेने गए थे जी, तो दुकानदार हमसे बोल रहे थे कि ये जैसे आईएस मार्ग होता है जैसे वो कुकर उन कोई हवा में नहीं उड़ते, तो वो बोले कुकर सारे एक जैसे होते हैं। और एक बार हमने दूध भी लिया था सर, तो हमको तो पता, हम रोज लेते कि नाप छोटा है, अपने बर्तन में पता चल जाता है सर कि मतलब कम दूध है या ज्यादा दूध है जी, तो नाप भी छोटे छोटे रहते हैं इन लोगों के सर। तो आपका सवाल क्या है? हाँ, ये आईएस मार्क के बारे में ही बोलना चाहती हूँ सर कि जैसे दुकानदार बनाते बोले वो कोई हवा में नहीं उड़ता। आईएस मार्क देख के लेना चाहिए ना कोई चीज तो। जी समझ गए, सेफ्टी मार्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईएसआई मार्क जहाँ कहीं भी लगा रहेगा वो सामान एक्चुअली गुणवत्ता का सामान है। सभी ग्राहकों को ये देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई खिलौना खरीदने जा रहे हैं तो आप देखें कि उसमें आईएसआई मार्क लगा है कि नहीं। ऐसे खिलौने जिस पे आईएसआई मार्क लगा है वो आपके बच्चों के लिए उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा, बल्कि वो उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी रिस्क नहीं होगा। तो आईएसआई मार्क को देख करके ही उपभोक्ताओं को अपने ज़रूरत के सामान देखने चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो हाउस होल्ड गुड्स हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर है, जैसे हेलमेट है, आपके पास जो पानी गर्म करने का जो लाइटनिंग रॉड है, इन सभी जो हाउस होल्ड गुड्स हैं इन सब पे आईएसआई का मार्क होता है और वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही है, उपभोक्ताओं की सेफ्टी के लिए। अगर ये आईएसआई मार्क के नहीं आपको मिल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मिल रहे हैं तो इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यशपाल जी हमारे अगले श्रोता है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, दिल्ली से हैं ये। जी यशपाल जी सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो खासकर ये जो वो प्रोसेस फूड्स के पैकेज फूड्स होते हैं जी, तो उन पे जो लेबलिंग रहती है खासकर शुगर और साल्ट के बारे में, बिल्कुल, और एफएसएसआई का उसमें लोगो भी रहता है, लाइसेंस नंबर भी रहता है, लेकिन हम कहाँ तक रिलायबल इसको मान सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर ने सही मेंशन किया हुआ है? क्योंकि एफएसएसआई तो अपना काम अच्छा कर रही है, लेकिन कितने लेवल पे एफएसएसआई क्या कर पाती है, स्पष्टीकरण चाहते हैं। हाँ, तो एफएसएसआई का मुख्य रूप से आपने सही कहा कि जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी लेबलिंग बिल्कुल सही तरीके से करेंगे।
FSSAI भी इस पर नियंत्रण रखती है। खास करके जो ऐसे फूड हैं जो हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई फैट, तो अगर मानक से अधिक उन्होंने शुगर, सॉल्ट या फैट रखा है तो उन्हें मोटे मोटे अक्षरों में लेबल पे ये लिखना होगा, ताकि उपभोक्ता जब इसे खरीदें तो उन्हें ध्यान रहे कि ये हाई शुगर या हाई सॉल्ट या हाई फैट के सामान हैं, जो कि उनके सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। निधि जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आजकल ये देखा गया है कि पेड रिव्यूज का चलन सा हो रहा है। कई बार लोगों के पास फोन्स आते हैं कि आप इसमें रिव्यू दीजिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा या आपको रिबेट मिलेगी। इस तरह की चीजें जो है उनसे कैसे निपटा जा सकता है? तो इसमें जो पेड रिव्यूज़ हैं ये पूरी तरह से बैंड हैं। इनफैक्ट किसी भी चूँकि हम लोग अब एक वर्चुअल दुनिया में हम इसे सामान को खरीद रहे हैं, तो उसमें वहाँ जा कर के हम ना तो सामान को छू करके देख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। जाहिर है कि हम दूसरों के अनुभव पर हम रिलाय करते हैं और अपना डिसीजन हम उन्हीं के बेसिस पर बनाते हैं। तो एक तो हम लोगों ने एक मानक बनाया है कि किस प्रकार से रिव्यूज़ लिखे जाएंगे जी। और ये सभी ऑनलाइन जो एंटिटीज़ हैं उनको फॉलो करना होगा। यदि कभी किसी उपभोक्ता को लगे कि वास्तव में जो चीज़ उन्होंने रिव्यू को देख करके एक गलत चीज़ पाई है, तो उसका वो निश्चित शिकायत करें 1915 पे। और मुंबई से अमजद अहमद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आप अमजद जी, आपका प्रश्न पूछिए। मैं अमजद अहमद किसवाला मुंबई से जी, प्रश्न पूछिए। पूछना चाहूंगा जी, ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इनसे रिलेटेड सवाल है। अगर कोई एक कस्टमर रिचार्ज करता है जी, जनरली प्रीपेड रिचार्ज जब करता है तो एक GST इनवॉइस जनरेट होना अपेक्षित होता है, जिस तरह पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए एक GST इनवॉइस होता है। उसी तरह एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक ये इनवॉइस जनरेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टैक्स में भी इसका बेनिफिट अवेलेबल होता है जी। बट कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो कस्टमर से ही उनका GST नंबर डिमांड करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कस्टमर अपना GST नंबर प्रोवाइड तब करेगा जब वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, और जो कस्टमर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है वो अपना GST नंबर कैसे प्रोवाइड करेगा अगर उसे कोई इनवॉइस चाहिए तो? जी। हाँ, तो बिल्कुल ये आपने सही कहा। वो कस्टमर से GST नहीं मांग सकता, और अगर ऐसा कोई ऑपरेटर कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। 1915 पर की जा सकती है शिकायत? निश्चित जी। निधि जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लोग शायद इस नियम के बारे में ज्यादा जानकारी ना रखते हैं, और दूसरा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इनके बारे में यदि आप हमारे श्रोताओं को जानकारी तो बेहतर होगा। तो देखिए, एक जो कोई भी शिकायत के रेजोल्यूशन का जो एक तरीका है, तो उसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसी के यहाँ जहाँ से उपभोक्ता ने अपना सामान खरीदा है उससे रेज करें। जब वो इनकी शिकायतों का निवारण इनके संतोषजनक तरीके से नहीं करता है जी। ऐसे में फिर वो 1915 पे अपनी शिकायत दर्ज करें। ये एक तरह से प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही शिकायतों के निवारण का एक तरीका है। लेकिन अगर 1915 पे भी उनकी संतुष्टि ना हो जी, तो फिर ऐसे मामले में वो दाखिल के माध्यम से सीधे कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, और जिसमें कि ये क्वाजी जुडिशियल फैसिलिटी है जी। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द ऐसे केसेस का निपटारा किया जाए। इस बीच हिसार से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नखिल जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता था जी, जो उपभोक्ता अदालतें हैं, ये खाद्य आपूर्ति विभाग है, इससे क्या किसी इलाके की ज्यादा शिकायत आती है तो खाद्य आपूर्ति विभाग से इसकी जांच करवाई जाती है? जैसे कई इलाके जैसे फैक्ट्री कंपनियां होती है, उनके आसपास या भट्ठी मजदूर पे काम करने वाले, उनको ज्यादातर नकली ही चीजें मिलती हैं, तो इसके बारे में कभी जांच करवाते, ज्यादा शिकायत मिलती है? नमस्कार। तो देखिए, जैसे जो खाद्य सामग्रियां हैं, अगर इनमें कोई मिलावट होती है या नकली खाद्य पदार्थ को बेचा जाता है तो इसकी जो शिकायत है वो राज्य सरकार में जो खाद्य इंस्पेक्टर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं,
उनके पास की जानी चाहिए, ताकि वो छापा मार करके और सैंपल्स वगैरह इकट्ठा करके वो इन पर इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा सकें, रोक लगा सकें और ऐसे लोगों को पनिश कर सकें। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कोई डिब्बा बंद कोई खाद्य पदार्थ है और अगर उससे रिलेटेड कोई शिकायत है, तो उसी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ के ऊपर उसका कंज्यूमर ग्रीवांस नंबर लिखा रहता है, तो उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करके अपनी शिकायत का निवारण पा सकते हैं। दिल्ली से शिवराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवराम जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल डुप्लीकेट का प्रचलन चला हुआ है, तो असली है या नकली है, ISI मार्क, इसको कैसे पहचान की जा सकती है? जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाउस होल्ड गुड्स जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए ISI के अंतर्गत उनको ख़रीदा बेचा जा सकता है। तो कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जब वो कोई अपने घरेलू उत्पाद को ख़रीद रहा है तो उसमें ISI मार्क है या नहीं है। अब ये कैसे पता करें कि किसी चीज़ पर वास्तव में क्या ये ISI मार्क है या नहीं, तो ये आपको BIS की वेबसाइट पर पता चल जाएगा। लेकिन जैसे प्रमुख जो एक आम यूजेज में जो आता है सामान, तो जैसे मैंने कहा प्रेशर कुकर है, माइक्रोवेव है, आयरन है, या आपको पानी गर्म करने का गीज़र है, स्विचेस हैं, इन सभी चीज़ों में ISI का मार्क मैंडेटरी है और बिना ISI मार्क के आप इसको नहीं खरीदें। अब ये भी हो सकता है, जैसे आपने कहा डुप्लीकेट है, हो सकता है कि वो ISI का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी अगर ज़रा सा भी किसी को शक हो तो इसको भी इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है 1915 पे या BIS के साथ। निधि जी, आजकल एक नया चलन लोगों की नज़र में आ रहा है कि होटल्स या एयरलाइंस की जब हम बात करते हैं तो कई सारे लुभावनी चीज़ें दी जाती हैं कि यदि आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका पैसा फिर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उससे भी ज़्यादा की डिमांड की जाती है यदि आप नहीं लेते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो इस तरह के ऑनलाइन चीज़ों में हम लोगों को, ग्राहकों को फंसाने के लिए अक्सर बहुत ही झूठे और बहुत ही लुभावने मतलब प्रॉमिसेस किए जाते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि अगर आप किसी होटल को बुक कर रहे हैं या किसी एयरलाइन में अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से वो उसका प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि बस 2 ही सीट रह गई हैं या एक ही सीट, लास्ट सीट रह गई। तो ये कई बार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन भी होता है जी। और इसमें हम उपभोक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह के झांसे में नहीं आए और ये इंश्योर करें कि वो किसी भी प्रकार के ट्रैप में नहीं आए। अगर उन्हें इस प्रकार का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इसकी शिकायत भी 1915 पे करें। एक बार फिर आप 1915 को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बता दें हमारे श्रोताओं को। 1915 जैसा मैंने बताया कि ये कानूनी, मतलब किसी प्रकार की कानूनी जो हम क्वाजी जुडिशियल एक्टिविटी जो हम कंज्यूमर कमीशन में करते हैं उससे ये अलग है और ये एक तरह से प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही बिल्कुल ही निशुल्क ये सेवा दी जाती है और इसमें आपकी शिकायत को एस्केलेट किया जाता है हायर लेवल पे, ताकि कंपनी के हायर लेवल पे, हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में जानकारी हो और वो जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। तो जी निधि जी, फिलहाल घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही कि इस चर्चा को हम संपन्न करें, तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है AIRNSDtalks@gmail.com।